तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्शन बहुत नज़दीक है और ये इलेक्शन हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये इलेक्शन तय करने वाला है कि अगले 5 साल तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश को रूल करेगी। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे ये तो आपका निर्णय है। मेरा काम है आपको फैक्ट बताना है और मैं आपको आज फैक्ट बताने वाला हूँ। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब वोट देते हो तो आप उसमें क्या देखते हो कि उसके जो कैंडिडेट्स है वो कितने क्वालिफाइड है, हम उनको वोट दें वो इस लायक है भी या नहीं भी, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं आप ये भी देखते हैं। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक लिस्ट मिला। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बीजेपी ने किन किन कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। तो एक एक करके मैं आपको इन कैंडिडेट्स के नाम बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जो कैंडिडेट है वो कहाँ से खड़े हुए, इनको कहाँ से टिकट मिला है और इसके साथ साथ इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है डॉक्टर CN मंजुनाथ का। ये जो डॉक्टर CN मंजुनाथ है वो कर्नाटका के बेंगलुरु रूरल से इनको टिकट मिला। तो डॉक्टर CN मंजुनाथ एक रीनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कि वो डॉक्टर जो आपके दिल से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करता है। डॉक्टर CN मंजुनाथ ने इंडियन मेडिसिन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इन्होंने 26,000 से भी ज़्यादा इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स किए हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छे पोजीशन पे काम भी किया है। जब डॉक्टर CN मंजुनाथ श्री जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस एंड रिसर्च में थे तो वहां पे इनको इनके विजनरी लीडरशिप के लिए जाना जाता था। इन्होंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को टॉप टियर हेल्थ केयर फैसिलिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इन्होंने इंश्योर किया कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसकी भी इलाज ढंग से हो। इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्विस जितने कंपेरेबल हो। डॉक्टर मंजुनाथ के जो इनोवेटिव टेक्निक्स थे कार्डियक प्रोसीजर्स में, उन टेक्निक्स ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है कार्डियोलॉजी फील्ड में और इनके टेक्निक्स के कारण ही जो प्रोसीजर था वो और एक्सेसिबल हो पाया और अफोर्डेबल हो पाया पेशेंट्स के लिए। इन शॉर्ट इन्होंने हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसमें अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और इंश्योर करने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति को ढंग का इलाज मिल पाए। जो अगला टिकट मिला है वो है कैप्टन ब्रिजेश चौटा और इनको टिकट मिला है कर्नाटका दक्षिण कन्नड़ा से। कैप्टन ब्रिजेश चौटा एक एक्स आर्मी ऑफिसर है और इन्होंने गोरखा रेजिमेंट में 7 सालों तक अपने देश की सेवा की है। कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने साइंस स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इसके बाद ये IIM इंदौर के एलुमनी भी रह चुके हैं। बाद में 2013 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और फिलहाल अभी स्टेट सेक्रेटरी है बीजेपी कर्नाटका के। तो कैप्टन ब्रिजेश ने अपने सर्विस के दौरान असम और मणिपुर के इंसर्जेंसी में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इसके साथ साथ कैप्टन ब्रिजेश एक एंटरप्रेन्योर और कल्चरल एक्टिविस्ट भी है और एक की ऑर्गेनाइजर है बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल के। अब इन्होंने जो मिलिट्री सर्विस दिया था जिसके कारण इनके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है, साथ में इनका एजुकेशन भी बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ इनका जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकल चीजों में, इस कारण से ये एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाते हैं टिकट के लिए। अगला जो टिकट मिला है वो है यदुवीर कृष्णदत्ता छमराज वादियर को, जिनको कि कर्नाटका मैसूर से टिकट मिला है। श्री यदुवीर कृष्णदत्ता छमराज वादियर ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से। फिलहाल अब ये हेड है वाडियर डायनेस्टी के और इन्होंने अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है मैसूर का जो कल्चर है, वहाँ का जो हेरिटेज है उसको बचाने में। ये इन्हें एक अच्छा कैंडिडेट बनाता है जिनको कि टिकट मिलना चाहिए। इनका जो पोजीशन है एज अ यंग लीडर, जो कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। अगले कैंडिडेट है बसवराज कैवतूर, जिनको कि कर्नाटका कोप्पल से टिकट मिला है। बसवराज जी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और प्रोप्राइटर है KS हॉस्पिटल में। ऑर्थोपेडिक सर्जन का मतलब होता है कि वो डॉक्टर जो कि बोन्स और मसल्स के सर्जरी से रिलेटेड काम करता है। इनको जाना जाता है इनके सोशल वेलफेयर के लिए। इन्होंने बहुत सारे मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, सोशल अवेयरनेस क्रिएट किया है लोगों के बीच में। ये बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं अपने सोशल एक्टिविटीज़ में और इस कारण से इनकी जो कम्युनिटी है उसमें ये बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन है। अगले कैंडिडेट है अनिल एंटनी और इनको टिकट मिला है केरला के पथनमथिट्टा से। अनिल एंटनी एक प्रोमिनेंट फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स में। इनको सिर्फ एकेडमिक्स के कारण नहीं बल्कि रिमार्केबल अचीवमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने थिरुवनंतपुरम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इनका पॉलिटिकल इंगेजमेंट तो है ही, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम में भी पार्टिसिपेट किया है जहाँ पे कि इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके कारण इन्हें बहुत बार अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है जब ये पॉलिटिक्स में इंटर किए थे उससे पहले। अनिल एंटनी का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा था कुछ इवेंट्स में, जैसे कि द यूरोपियन यूनियन विजिटर प्रोग्राम 2022, द ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग 2022। अगले जो कैंडिडेट है वो है राजीव चंद्रशेखर और इनको टिकट मिला है केरला के त्रिवेंद्रम से। राजीव चंद्रशेखर एक प्रोमिनेंट इंडियन इन्वेस्टर, पॉलिटिशियन और एंटरप्रेन्योर है जिनको कि जाना जाता है उनके बहुत सारे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जैसे कि मीडिया, पब्लिक सर्विस, एंटरप्रेन्योरशिप और इस कारण से इन्होंने इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बनाया। एंटरप्रेन्योरशिप में चंद्रशेखर जी का जर्नी तब शुरू हुआ था जब इन्होंने इंटेल में अपना काम शुरू किया था। इंटेल का जो i486 प्रोसेसर था, उसका जो आर्किटेक्चरल टीम था उसका एक पार्ट चंद्रशेखर जी भी थे।
इसके बाद इन्होंने 1994 में बीपीएल मोबाइल में भी अपना योगदान दिया और इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया। जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब ये बहुत ज्यादा वोकल थे इनोवेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो राजीव चंद्रशेखर का बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा वास्ट है और ये इंडिया को एक नई दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगले कैंडिडेट है एमएल अश्विनी और इनको टिकट मिला है केरला के कसरगुड से। एमएल अश्विनी एक डेडिकेटेड पॉलिटिकल लीडर है जो कि ब्लॉक पंचायत के मेंबर है मंजेश्वर में। एमएल अश्विनी यंग है, टैलेंटेड है और ये 6 भाषाओं में बात कर सकती है। अगला टिकट मिला है श्री राधे श्याम राठिया को, जो कि छत्तीसगढ़ रायगढ़ से है। राधे श्याम राठिया जब 23 साल के थे 1995 में, तभी वो अपने गांव के उप सरपंच बन गए थे। उसके बाद इनके लोगों ने इन्हें इतना सपोर्ट किया कि 1995 से 2000 तक ये गाँव के प्रधान बन गए। ये 2000 से 2005 तक और 2015 से 2020 तक में रायगढ़ जिला पंचायत के मेंबर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ 2015 से 2020 के घरघोड़ा जनपद पंचायत के मेंबर रह चुके हैं और 2005 से 2000 तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो राधे श्याम राठिया एकदम ग्राउंड लेवल से उन्होंने शुरू किया अपना पॉलिटिकल जर्नी और अब ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जैसे जैसे इनका पॉलिटिकल ग्रोथ हुआ, इनको अलग अलग एक्सपीरियंस भी मिलते गए क्योंकि इन्होंने बहुत अलग अलग पोजीशंस पे काम किया। अगला टिकट मिला है भोजराज नाग को छत्तीसगढ़ कंकर से। और ये जो मैंने आपको लास्ट 2 कैंडिडेट के बारे में बताया, राधे श्याम और भोजराज नग के बारे में, ये दोनों के दोनों शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं। तो भोजराज नग एक बैगा है और एक बहुत बड़े फॉलोअर है शीतला माता के। बैगा एक ट्राइबल ग्रुप है और जो ट्राइबल ट्रेडिशन होता है उसमें ये पार्टिसिपेट भी लेते हैं, जिसको कि भोजली फेस्टिवल कहते हैं। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। इसमें जो कुल देवी होती है वो इनके शरीर के ऊपर कंट्रोल ले लेती है और इनकी जो बीमारियां वगैरह होती हैं उसको ये क्योर कर देती है। तो जिन जिन कैंडिडेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी ने बहुत सारे नए चेहरों को मौका दिया है, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को मौका दिया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को मौका दिया है जो कि हमारे सोसाइटी को एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। वहीं पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ अपने परिवार के ऊपर ध्यान देती है, जिनके अंदर नए चेहरे नहीं आ रहे हैं, जो यंग ब्लड है उनको नहीं मौका दे रहे हैं। अब जब यंग ब्लड को मौका नहीं मिल पा रहा है, जब नए लोग पॉलिटिक्स में नहीं घुस पा रहे हैं, तो उनका जो आइडियोलॉजी है ना तो वो चेंज हो रहा है, ना तो वो कुछ नया सोच पा रहे हैं, ना ही वो कुछ नया करने की कोशिश कर पा रहे हैं। जब नए चेहरों को मौका दिया जाता है और वो जीत कर आते हैं तो वो अलग तरीके से सोसाइटी को देखते हैं और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। क्योंकि जब उनको टिकट नहीं मिला हुआ था, जब वो पावर में नहीं थे, जब उनके पास पावर नहीं था, तब उन्होंने नज़दीकी से देखा है कि आखिर हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी बहुत समय से पावर में बैठे हुए हैं, उन्होंने ग्राउंड पे जाके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना उन लोगों के साथ वो रहे हैं, ना तो वो कभी ख़राब सड़क पे चलते हैं, ना तो वो लोगों के बीच में रहकर लोगों के बातों को समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है जब नए लोगों को चांस नहीं दी जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी ने बहुत सारे नए चेहरों को चांस दिया है। अब देखना ये होगा कि जब इलेक्शन होता है तो फिर नतीजे क्या आते हैं और अगर नतीजे इनके हक में आते हैं तो ये कैसे काम करते हैं। वैसे आपका इस चीज़ के ऊपर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।